हेलो दोस्तों, जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारतीय नागरिकता। तो चलिए भारतीय नागरिकता के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। दिया गया है कि भारतीय नागरिकता का जो उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद की जो संख्या थी वह 444 से कम थी, लेकिन वर्तमान समय में 444 है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में जो है सिर्फ केंद्र स्तर पर नागरिकता दी जाती है और इसीलिए कहा गया है एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि आप अमेरिका के संविधान की यदि बात की जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। विश्व के और भी बहुत सारे देश है जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि अमेरिका में संघ स्तर पर भी नागरिकता दी जाती है और राज्य स्तर पर भी नागरिकता दी जाती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है जो संघ स्तर की नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका जो व्याख्या है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्राप्त होता है भारत की नागरिकता। तो पहला है जन्म से यानी प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, या उसके पश्चात यानी उसके बाद संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। कह रहा है कि जिस व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने या उसके बाद जिनका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। अपवाद स्वरूप यदि देखें तो राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, राजनयिक के भी बच्चे हो सकते हैं और विदेशियों के भी बच्चे हो सकते हैं। अब राजनयिक का मतलब होता है जो भारत के यूपीएससी कैंडिडेट होता है, जो आईएफएस का एग्जाम क्वालिफाई करता है और विदेशों में राजदूत बना करके भेजा जाता है और वहां पर जो उनका जन्म हुआ है, उनके बच्चे का जन्म हुआ है, वो भी भारत के नागरिक होंगे। आज देख लेते हैं वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। इसमें कहा गया है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। वंश परंपरा का मतलब होता है यानी पिता या माता में से कोई। कह रहा है भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति, भारत के बाहर कोई भी भारतीय है लेकिन वह भारत का नागरिकता उनको है और वह भारत के बाहर रह रहा है और उनसे बच्चा पैदा होता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिस समय वो बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उस बच्चे का माता या पिता कोई भारत का यदि नागरिक हो तो। नोट में दिया है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया है। कह रहा है कि माता को यदि नागरिकता प्राप्त है तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। वह अधिनियम है 1992 का अधिनियम। उसके बाद है तीसरा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। तो देशीकरण के द्वारा कैसे मिलता है, तो कह रहा है भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र यदि प्राप्त कर लेता है तो उस आधार पर उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, निम्नलिखित वर्गों में से आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी आवेदन करके भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति, लेकिन आवेदन करने से पहले कुछ शर्तें होती है उनके लिए, जिन शर्तों को उसे फुलफिल करना होता है। अब देखिए ये शर्तें क्या क्या है। पहला शर्त है जो व्यक्ति आवेदन करेगा तो उसके लिए है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो।
यानी जब वह पंजीकरण करता है तो उससे 6 माह पहले से वह भारत में रह रहा हो। दूसरा है वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। कह रहा है वे भारतीय जो भारत का विभाजन नहीं हुआ था और उससे भारत से बाहर किसी भी देश में निवास कर रहा हो। तीसरा है वे स्त्रियां, महिलाएं जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी। कह रहा है कोई भारत के बाहर की महिलाएं हैं दूसरे देश की, लेकिन भारतीय से यदि शादी कर लेता है तो वह भी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है, या तो वह विवाह कर चुकी है या भविष्य में वह विवाह करने की इच्छा रखती है या करेगी, निश्चित रूप से करेगी, तभी वो आवेदन कर सकती है। अगला है कि भारतीय नागरिकता के नाबालिग बच्चे, यानी भारतीय नागरिक के जो नाबालिग बच्चे हैं वे भी आवेदन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रमंडल देश वह है जो देश कभी ब्रिटेन के शासन के गुलाम थे, तो उन देश के कह रहा है राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, यानी उन देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, या तो भारत में रहता हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो, तो आवेदन पत्र देकर भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि भूमि विस्तार द्वारा, भूमि का विस्तार के माध्यम से भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाए तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए भारत की सीमा रेखा जो है, सीमा रेखा से बाहर जाकर के कोई नया क्षेत्र को भारत सरकार यदि भारत में मिलाता है तो उस क्षेत्र के जितने भी लोग उसमें बसे हुए हैं वो सभी भारत के नागरिक हो जाएंगे, यानी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में कहा गया है कि इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। जो 1986 का अधिनियम था उसको कह रहा है 1955 ईस्वी में जो संशोधन किए गए हैं उसको देखते हैं। कह रहा है अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। इस अधिनियम में कहा गया है कि अब भारत में जन्म लेने वाले केवल उसी व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, यानी माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। पहले यह प्रावधान था कि आवेदन करने से पहले वह व्यक्ति कम से कम 6 माह तक यदि भारत में रहा हो तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरा है। यहाँ कह रहा है कि आवेदन करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि यदि आप कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहे हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला है देशीकरण के द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुके हो, यानी देशीकरण के द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू है। ये जो संशोधन अधिनियम है 1986 का नागरिकता से संबंधित, ये जम्मू कश्मीर, असम सहित सभी राज्यों पर लागू है। भारतीय नागरिकता का अंत, अब देखिए किस कंडीशन में भारत की नागरिकता का त्याग कर सकते हैं या अंत हो सकता है, बिना त्यागे भी समाप्त हो सकता है, इन चीज को देखते हैं। कह रहा भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो पहला है नागरिकता का परित्याग करने पर, यदि व्यक्ति भारतीय नागरिकता को त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका की नागरिकता उसे प्राप्त हो गई है, तो यदि वह भारत की नागरिकता का त्याग करता है तो भी सही, नहीं करता है तो भी सही, जैसे अमेरिका की नागरिकता उसे मिला भारत की नागरिकता उसका स्वतः समाप्त हो जाता है। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, भारत सरकार को भी यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता वो जब चाहे तब छीन सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है।
राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।